आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं और इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड अपॉन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, आयनिक सॉलिड्स, फिर बेटा हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, कोवलेंट सॉलिड्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है बात। देखो अब क्योंकि आपने इससे पहले भाई पढ़ लिया कि सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पहले आपने सॉलिड्स को बांटा था, आपने सॉलिड्स को बांटा था इस आधार पे कि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं कि नहीं हैं। अगर उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं रेगुलरली, कुछ खास पैटर्न में रखे हुए हैं, तो क्या थे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली फैल रखे हैं तो उनको हमने क्या बोला था, अमोर्फस सॉलिड्स। तो वहां पर आपने पार्टिकल्स में अरेंजमेंट है या नहीं है, इसके आधार पे सॉलिड्स को बांटा था। अब आपने क्या करना है, सॉलिड्स को अपने बांटना है, लेकिन उन पार्टिकल्स के बीच में जोड़ कितना मजबूत है ये बेटा आपको। कई सॉलिड ऐसे होंगे जिनमें मतलब, क्योंकि किसी भी सॉलिड के जो क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में आपस में क्या होते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, जुड़ाव, जोड़ने की नेचर। ठीक है, तो बॉन्ड्स की जो नेचर होती है उसके आधार पे भी आप सॉलिड्स को बांट सकते हो। ठीक है बात। तो उसमें पहली कैटेगरी हमारे पास भाई कौन सी होगी बताओ, आयनिक सॉलिड्स। क्या आयनिक सॉलिड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि आयनिक सॉलिड्स पहली बात तो होते क्या हैं, उसके बाद उनमें किस तरह के बॉन्ड होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे इनकी मेन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है बात। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, ये ऐसे सॉलिड हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होती हैं। क्या होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। ओके, एग्जांपल के तौर में लिखूं NaCl। NaCl तो जो नमक का आपके पास कोई टुकड़ा होता है, नमक सॉलिड होता ही होता। क्या भाई नमक सॉलिड है कि नहीं बेटा, सॉलिड है। तो इस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सोडियम और क्लोरीन के एटम नहीं होते। पता क्या होते हैं वो, सोडियम की आयन और क्लोरीन की आयन। ओके, ये होते हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इनके बीच में बताओ क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो या फिर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन क्या होते हैं, इसको बनाने वाले टुकड़े, इसको बनाने वाले कण कौन से होते हैं, कैल्शियम और क्लोरीन की आयंस। इसको बनाने वाले टुकड़े क्या होते हैं, इसको बनाने वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, सोडियम और क्लोराइड की आयन। आगे आपको तो पहली बात तो ये है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होंगी। दूसरी बात यह भी यहां पर भाई किस तरह का जोड़ होएगा इनके बीच में। कॉन्स्टिट्यूएंट तो आगे ठीक है, आयन और कैटायन और एनायन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। अब इनमें जोड़ कैसा होगा, क्योंकि हमने बांटना तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। तो इनके बीच में होते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या होते हैं, आपको आयनिक बॉन्ड क्या होता है, अरे भाई अगर आपने 2 चुंबक देखे हो, तो अगर 2 चुंबक, एक चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के साउथ पोल के पास हो, तो क्या यहां पर अट्रैक्शन नहीं होता, क्या होता ना। जैसे नॉर्थ और साउथ चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, दूर भागेंगे। आपने कई बार खेला भी होगा कि अगर मान लिया आप एक चुंबक है और एक चुंबक यहां पर, उनमें खिंचाव है, आपने उसको पलट के रख दिया ना तो दूर भागने लग जाएंगे। उसका मतलब कि आप नॉर्थ ले आए नॉर्थ के पास, हर एक चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ।
तो सिमिलरली जैसे नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, दूर भागते हैं, लेकिन नॉर्थ साउथ क्या होते हैं, नजदीक आते हैं। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज होता है जो, वो पॉजिटिव से क्या होता है, रिपेल। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव से रिपेल, दूर भागते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, उसकी तरफ खींचता है। उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। ओके, तो ये है कैटायन और ये है एनायन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या इनके बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बन जाए क्या, तो इनके बीच में क्या होंगे हमारे पास, आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, और मैं आपको बताऊं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्या इनकी, इन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये होते हैं ब्रिटल। क्या होते हैं ये, ब्रिटल मतलब भंगुर। भंगुर का मतलब क्या हुआ, आप किसी नमक का कोई आपके पास टुकड़ा है, उसको आप पीटोगे, उसकी शीट नहीं बनेगी, वो टूट ही जाएगा। ये बेटा आपको, अगर नमक का आपके पास, पहले नहीं आपको पता होगा भाई, मोटा नमक आया करता, तो अगर मोटा नमक आपके पास है, उसके टुकड़ा, उसको आपने एक हथौड़ी मारी तो टूटता नहीं है, सॉरी उसकी शीट नहीं बनती, वो क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा शीशे की तरह। उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। आगे आपको, तो कैसे होते हैं आयनिक सॉलिड, आमतौर पे ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, और मैं बात करूं इनकी भाई, कि भाई ये करंट कैरी करते हैं कि नहीं करते हैं। आमतौर पे जो आपके आयनिक सॉलिड होंगे ना, वो सॉलिड फॉर्म में तो करंट कैरी नहीं करेंगे। तो करंट के लिए क्या होता है, करंट पास करवाने के लिए चार्ज को मूव करना जरूरी होता है। लेकिन यहां पर क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन क्या होती हैं, अपनी जगह पे फिक्स होती हैं। सॉलिड में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट मूव नहीं करते, तो इसीलिए क्या होता है, ये आमतौर पे करंट कैरी नहीं करते, इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। लेकिन अगर आपने बताओ क्या कर दिया, इनको कहाँ मिला दिया, पानी में, तब ये करंट कैरी करेंगे। आपको भी तब कैसे हो जाएगा, क्योंकि तब ये खुद आयन है और ये पानी में जाके हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगी। पानी मिलाने पर क्या होता है, ये कैटायन अलग हो जाएगी और एनायन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये पानी में आसानी से मूव कर सकती है। अगर आपने बैटरी का नेगेटिव ला दिया पानी में और बैटरी का पॉजिटिव तार लगा दिया, तो ये सारी कहाँ भाग लेंगी, पॉजिटिव आयन तो कहाँ भाग लेंगी, नेगेटिव रोड की तरफ, और नेगेटिव आयन कहाँ भाग लेंगी, तो वहां पर चार्ज मूव कर रहा है। अब तो नमक का जो पानी होगा उसमें आयन मूव करेंगी, आयन मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंडक्टिंग। हम उसको बंद कर दीजिए, शाबाश। आ गया आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात और, नमक पानी मिलाने पर भी, और अगर आपने इनको मेल्ट कर दिया, क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, मोल्टन स्टेट। देखो नमक को आप एक काम करो, अगर आप एक नमक का एक टुकड़ा लेके, जैसे आप किसी चिमटे से अगर तार को छूते हो, करंट लगता है ना, अगर आप किसी नमक के टुकड़े से क्या करोगे, तार को छुओगे ना, तो करंट नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता। ओके, इसको आगे भैया आपको और पढ़ाएंगे डिटेल्ड ये कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नमक के टुकड़े को मेल्ट कर दिया, क्या कर दिया, मेल्ट, और उसमें आपने नंगा तार लगा दिया भाई, अब उससे करंट लग गया। क्यों, क्योंकि मेल्ट करने पर जो अन्य और क्लोराइड जो आयन है ना, अब ये मूव कर सकती है, क्योंकि सॉलिड में आयन क्या होती है, फिक्स। लिक्विड में आयन क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, तो तब करंट लगेगा। या आपने पानी में क्या मिला दिया, नमक, और उस नमकीन पानी में यहां पर आपने तार छोड़ दिया और यहां पर आप हाथ लगा रहे हो, करंट लगेगा भाई। आ गया आपको ये, ठीक है। और भाई इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं। ओके, अब क्या हमारे पास बताओ, अरे बोलो भाई, फिर क्या हमारे पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे इनके बीच में हमारे पास कैसी फोर्सेस थी, आयनिक बॉन्ड थी ना। पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। भाई यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। आपको मॉलिक्यूल कैसे, आप ही बताओ, क्या H2O का मॉलिक्यूल नहीं होता। अब अगर आपने बर्फ जमा दी, आपने भाई पानी को ठंडा कर दिया, तो क्या हो गया, वो सॉलिड। लेकिन उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, अभी भी पानी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल से बनता होगा पानी,
तो उसको अब ठंडा करने पर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ही क्या रहेगा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको ऐसे कैसे होगा, क्योंकि भाई आपको क्या हमने H और O क्यों नहीं बोला कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, क्योंकि H और O के बीच में बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। क्या होता है, बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। लेकिन एक वाटर में दूसरे वाटर से उतना मजबूत बॉन्ड नहीं होता जितना मजबूत बॉन्ड इस O के H से बॉन्ड जो है ना मजबूती, वो मजबूती यहां नहीं होगी। आगे आपको मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं ना, उनमें तो बहुत मजबूत बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का जो जुड़ाव है वो उतना मजबूत नहीं हुए। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट हम किसको मानते हैं, मॉलिक्यूल को। नहीं आपको ये, तो जिसमें भी जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर सिस्टम होते हैं उनको ठंडा करने पर क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, उसमें मॉलिक्यूल क्या होता है, CO2 का। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा ठंडी कर दोगे ना, तो वो भी क्या बन जाएगी, बर्फ, वो भी सॉलिड हो जाएगी। समझे बात, तो उस सॉलिड में हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या उसके, CO2 के मॉलिक्यूल क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, या फिर आपके पास आयोडीन हो, क्या आपके पास आयोडीन में क्या होता है, I2 के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। आगे आपको नहीं समझे बात, तो आपको यहां पर भाई, या फिर मान लिया आपने HCl, अगर आपने HCl को बहुत ठंडा कर दिया तो ये भी क्या बन जाएगा आपका सॉलिड, क्या हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, HCl के मॉलिक्यूल्स। तो आपने देखना है भाई कि अब इनके अंदर ये HCl के मॉलिक्यूल्स इतना देखो, HCl के मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो क्या होगा, गैस। HCl के मॉलिक्यूल नजदीक आ गए तो क्या हो गया, लिक्विड, और नजदीक आ गए तो क्या हो गया, सॉलिड। तो आपको इनके बीच में बॉन्ड्स कैसे होते हैं, आपके बेटा दिमाग में क्या आएगा कि इनके बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं। तो आपको बताऊं भाई, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं। ओके, एक यहां पर होते हैं, एक यहां पर होते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। क्या बेटा, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ये होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस। आपको ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मान लिया आपने आर्गन है, क्या हमारे पास एक आर्गन, एक आपको पता गैस होती है, एक एलिमेंट होता है आर्गन। अगर उसको आपने बहुत ठंडा कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉलिड। क्या हो जाएगा, सॉलिड। आपको फिर भाई, तो ऑर्गन के जो एटम हैं उनमें आपस में यहां पर, चलो नहीं सॉरी भाई, आप यहां पर ये बता रहे हैं, तो आप कंसिडर करो मीथेन का मॉलिक्यूल। क्या भाई, क्योंकि ये तो आपका क्या हो जाएगा, हालांकि इसको बोलते बेशक क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन आर्गन को भी आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। हालांकि क्योंकि आर्गन यहां पर मॉलिक्यूल नहीं आर्गन का, लेकिन वो बिहेव वैसे ही करता है। आप CH4 का मॉलिक्यूल ले लें, किसका, आप CH4 का मॉलिक्यूल ले लें, तो CH4 का मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है बेटा, स्फेरिकल। ठीक है, और इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते। आपको क्यों नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ऐसे, और कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ऐसे, तो इनकी वजह से आपको हो गए नहीं आपको, तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ऐसे, और 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ऐसे, ये ऐसे जुड़ा होता है, ये ऐसे जुड़ा होता है, ऐसा होता है CH4। ठीक है बात, ऐसा होता है। अब जो कार्बन होता है ना, इसके इलेक्ट्रॉन पता है कौन अपनी तरफ खींच लेता है, बताओ, ये हाइड्रोजन। क्या नहीं समझे बात, अगर जो कार्बन होएगा, मतलब सॉरी, मतलब आपको तुम नहीं मान लिया हमारे पास, आप इसको CCl4 ले लो, CCl4 का आप मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहां पर कौन है, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। क्योंकि मैं आपको तो भाई H वाला केस थोड़ा यूनिक केस होता है, आपको आगे पढ़ाएंगे कभी। ठीक है, तो आप यहां पर ले लो CCl4 ले लो, तो जो क्लोरीन होएगा ना, वो इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली
पॉजिटिव, सॉरी ये भी नेगेटिव नेगेटिव, और कार्बन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नहीं आपको, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, इस कार्बन से। तो ये यहाँ खींचेंगे, ये भी यहाँ खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे पार्शियल नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव का पार्शियल नेगेटिव। तो हमारे पास तो एक डाइपोल तो बन गया यहाँ, एक डाइपोल बन गया यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन दोनों डाइपोल का बेटा रिजल्ट कहाँ पर आएगा, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ कहाँ पर आएगा। देखो एक वेक्टर ऐसे हो, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, एक वेक्टर ऐसे हो, अगर मैं एक गाड़ी के ऊपर एक बंदा फोर्स लगा इस साइड, एक बंदा फोर्स लगा इस साइड, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो गाड़ी कहाँ जाएगी, वहीं पर आएगी ना। तो अगर ये ज्यादा हुई तो क्या होगा, ये इस साइड जाएगी ना, कैंसिल कर जाएगी इसको। ये ज्यादा ये कम है तो इस साइड जाएगी, और ये ज्यादा फोर्स है और ये कम है तो इस साइड आ जाएगी। ओके, तो जब भी दो वेक्टर होते हैं ना तो उनका क्या होता है, एक रिजल्ट होता है, क्या होता है उनका, एक रिजल्टेंट होता है। तो सिमिलरली एक डाइपोल, एक पॉजिटिव से नेगेटिव डाइपोल यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, उनका रिजल्टेंट कहां बनेगा, ऊपर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल कहां बनेगा, ऊपर की तरफ, और इन दोनों कहां बनेगा, नीचे की तरफ। लेकिन ये डाइपोल और डाइपोल आपस में बराबर होंगे तो क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट। तो इसके पास कोई नेट डाइपोल नहीं होता, इसके पास कोई नेट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते। समझे बात आपको। फिर भाई फिर इसमें अट्रैक्शन कैसे आएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार उस मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होती है, क्या होती है, हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस होती है। आपने पढ़ा होगा भाई 11वीं क्लास में कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना इसका, वो सिमेट्रिकल ना रहे, क्या हो जाएगा, अगर किसी चीज का क्लाउड, अगर ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब पॉजिटिव का सेंटर भी यहां है और नेगेटिव क्लाउड का सेंटर भी कहां है, यहां पर है, दोनों के सेंटर यहां पर है ना, तो डाइपोल बनेगा नहीं। तो डाइपोल क्या होता है, Q इंटू डी, चार्ज इंटू उनका डिस्टेंस। अब चार्ज तो यहां पर है, ये भी है और ये भी है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, 0। लेकिन किसी वजह से अगर क्या हो जाए, एक होते हैं मोमेंटरली डाइपोल, उससे क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए नहीं है, हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस से ये क्लाउड कहां हो जाएगा बेटा, इस साइड। तो पॉजिटिव का सेंटर कहां है, यहां है, और नेगेटिव का सेंटर कहां है, यहां है। तो इनमें दूरी नहीं होगी, एक इनमें क्या गया, हमारे पास एक गैप आ गया, हमारे पास इनमें क्या गया, हमारे पास एक गैप आ गया। ओके, तो ऐसा जो डाइपोल होएगा ना, ये जब दूसरे किसी मॉलिक्यूल के नजदीक जाएगा, तो मान लो ये हमारा क्या है, एक मोमेंटरली डाइपोल। अब इसके पड़ोस में हमारे पास क्या, कोई सिंपल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो नेगेटिव होएगा, क्या ये उसके पॉजिटिव को अपनी तरफ नहीं खींचा गया, बोलो भाई। मतलब एक मॉलिक्यूल में तो डाइपोल क्या आ गया, वैसे क्रिएट हो गया, उसका जो क्लाउड था ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने से क्या हो गया, एक साइड क्या हो गया पॉजिटिव, साइड क्या हो गया नेगेटिव। अब इसके पड़ोस में कोई क्या होगा, मॉलिक्यूल, चाहे उसका पॉजिटिव सेंटर में हो, लेकिन क्या ये अपने नेगेटिव एंड के जरिए उसके पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ नहीं खींच लिया क्या, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैसे सेपरेट हो गए थे, फिर इसने किसमें करवा दिए, किसी पड़ोसी मॉलिक्यूल में, है ना। नहीं ऐसे कैसे आएगा, फिर थोड़ा नेगेटिव क्यों रिपेल करते हैं, कोई भी नेगेटिव एंड क्या होगा, पॉजिटिव एंड खींचता है। अब समझे बात, नहीं वैसे कैसे रहेगा, आप मुझे बताओ, फर्ज करो मान लो ये ऐसे है, अब नेगेटिव का सेंटर यहां है, पॉजिटिव सेंटर यहां है। अब ये मान लो किसी वजह से इसके अंदर क्या हो रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो रखे, क्योंकि भाई एटम में 1000 तरह की डिस्टर्बेंस होती है मैटर के अंदर, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से एक में डाइपोल बन सकता है ऑटोमेटिकली कुछ समय के लिए। तो जिस समय के डाइपोल बनेगा उस टाइम पे नेगेटिव एंड क्या करेगा, इस क्लाउड को खींचेगा, किसे खींचेगा, नेगेटिव एंड किसे खींचता है, ये नेगेटिव क्लाउड को खींचेगा, किस पॉजिटिव सेंटर खींचेगा बताओ, बस तो फिर इसे खींच लेगा। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर अट्रैक्शन बहुत थोड़ा होता है तो क्या होता है, गैस, अट्रैक्शन बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, लिक्विड, ये अट्रैक्शन और बढ़े क्या हो जाएगा, सॉलिड। बात आपको पहले पड़ी।
नहीं आपको समझ? ओके, तो इसको बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो ये बताओ किन के अंदर होता है? बताओ ये किन के अंदर होगी? किन 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 के अंदर होएगा? जो नॉन पोलर हमारे पास क्या होते हैं मॉलिक्यूल, कौन से? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो या एट, हालांकि ये बोलते हैं इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन अगर मान लिया आपने आर्गन एटम है, क्या आर्गन एटम, उनको भी इसी कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। किसमें? आर्गन को भी इसी कैटेगरीज में पढ़ लेते हैं। आगे आपको समझ? क्योंकि ये मॉलिक्यूल की, हालांकि अकेला एटम है, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाता किसी के साथ भी, ठीक है, ये बेटा किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये भी बिल्कुल दूसरे आर्गन एटम के साथ वैसे ही इंटरेक्ट करेगा जैसे CCl4 का मॉलिक्यूल दूसरे CCl4 के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करा था, कि एक मॉलिक्यूल का क्राउड क्या हो जाए, डिस्टर्ब अपने आप, दूसरे क्राउड को अपनी तरफ क्या करवा ले, वो न्यूक्लियस खींच ले, उसका पॉजिटिव सेंटर खींच ले अपनी तरफ। तो सेम काम ऐसे ही ये करता है आर्गन का एटम भी। नहीं समझे बात? मतलब आर्गन का एक एटम मान लिया, अभी नेगेटिव का सेंटर कहां है? यहां। पॉजिटिव सेंटर भी यहां है। एक आर्गन एटम और भी है, इसका सेंटर कहां नेगेटिव का? यहां। पॉजिटिव यहां है, लेकिन किसी वजह से अगर ये पॉजिटिव साइड आ जाए तो नेगेटिव यहां पर हो गया ना हमारे पास सेपरेट। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो एक ऑर्गन के एटम में दूसरे ऑर्गन के एटम से क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। आगे आपको? अच्छा, एक तो ये होता है। एक भाई क्या होता है, कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर, कई मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। आपको वैसे कैसे? ये ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर आपने HF को HCl आपने क्या कर सॉलिड, क्या बेटा? नहीं, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर दी सॉलिड, तो आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं होती। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दूसरा क्या हो जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव। तो मुझे पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? गैस। उसमें O तो क्या होता है? नेगेटिव स्लाइटली, और कार्बन क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव। तो अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर भी दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे करेगा इंटरेक्ट? बताओ बेटा। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। तो ये बॉन्ड अलग तरह का है। ये तो बॉन्ड क्या करता है? मॉलिक्यूल के एटम जोड़ता है, और ये अट्रैक्शन क्या करेगा? इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ बेटा, नहीं सॉरी भाई, अरे कार्बन O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, क्या बेटा? अरे हाँ, अरे उल्टा कर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। तो बेटा C पॉजिटिव, O क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव। बताओ C डबल बॉन्ड हो, बताओ क्या नहीं है आपको? बताओ। तो इस मॉलिक्यूल का तो O एंड पॉजिटिव वाला है। अरे भाई, अरे हाँ बताओ। इस मॉलिक्यूल का तो O एंड क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में O क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो क्या होना? O क्या बनाना आपने? नेगेटिव, और C क्या बनाना आपने? पॉजिटिव। बताओ ना आपको इस चीज का ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और O के बीच में जब बॉन्ड बनता है ना, तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शेयर्ड होता है ना, उसे O अपनी तरफ खींच लेता थोड़ा। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे बेटा अगर सोडियम से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह चला जाए तो सोडियम क्या हो जाएगा? 1 पॉजिटिव, क्लोरीन क्या हो जाएगा? 1 नेगेटिव। लेकिन पूरी तरह ना जाए, थोड़ा बहुत जस्ट शिफ्ट हो जाए, तब क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो CO में पार्शियल नेगेटिव कौन होता है? O, और पॉजिटिव होता है C। O नेगेटिव। तो यहां पर इनके बीच में क्या अट्रैक्शन नहीं हुआ क्या? तो एक मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के एटम तो कैसे बन रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से। समझे बात? मॉलिक्यूल के एटम कैसे बन रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। आपको क्या होता है? जो बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो ये क्या हो गया? पूरी तरह पॉजिटिव हो गया, पूरी तरह से नेगेटिव, इजंट इट? लेकिन अगर मान लिया ट्रांसफर ना हो पूरी तरह से, सिर्फ शेयरिंग रह जाए, क्या बोलते हैं उसको? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो क्या बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये पूरा कोवेलेंट नहीं होगा। पूरा कोवेलेंट कब होता?
जब इसके और इसके बीच में शेयरिंग क्या होती, पूरी बीच में होती, लेकिन शेयरिंग पूरी बीच में नहीं होगी, शेयरिंग थोड़ी सी किस साइड होगी, ओ की तरफ होगी, क्योंकि ओ क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, और सी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर एक अट्रैक्शन ही है क्या, तो ये तो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से कौन जोड़ता है, डाइपोल डाइपोल। ये एक डाइपोल नहीं बन रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल, डाइपोल नहीं आपको, इस डाइपोल का नेगेटिव एंड इस डाइपोल के एंड से अट्रैक्शन फील निकल क्या, ये कोटा एक ही हो गया हमारे पास, आ गया आपको ये, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होता है, एच बॉन्डिंग। तीसरी तरह के हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं, तीसरी तरह के हमारे पास भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं, एच बॉन्डिंग वाले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। आपको ये क्या बला होती है, अब ये बला ये होती है कि एक मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड है, आपको पता ना HF में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यहां पर क्या हो जाएगी, इनकी शेयरिंग, क्या हो जाएगी, इनकी शेयरिंग हो जाएगी। अब अगर ये शेयरिंग बीचों बीच रहे तो ना इसके ऊपर चार्ज है ना इसके ऊपर चार्ज है, लेकिन इस शेयर्ड पेयर को खींचने की ज्यादा ताकत किसमें होती है, फ्लोरीन में। तो ये थोड़ा सा कहां रहेगा, फ्लोरीन साइड खींच के रहेगा पेयर ये। तो ये अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन पूरी तरह कहां भाग जाता है, इसके ऊपर, तो ये क्या होता, पॉजिटिव, ये क्या होता, नेगेटिव। लेकिन पूरी तरह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने तोड़ा नहीं है, सिर्फ क्या होगा, इनके बीच में शेयरिंग होगी। वो शेयरिंग थोड़ा किस साइड शिफ्ट करेगी, फ्लोरीन साइड। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ओके। लेकिन आपको तो फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, ये तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। लेकिन यहां पर क्योंकि ये जो डाइपोल होता है ना, ज्यादा स्ट्रोंगर बनता है, क्या बनता है, ये ज्यादा स्ट्रोंगर। तो यहां पर क्या होता है, एक HF का मॉलिक्यूल, फिलहाल मैं पूरी आपको अच्छे से यहां पर भाई H बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा, लेकिन क्या हो जाएगा, एक HF के ऊपर क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव F नेगेटिव, यहां क्या हो जाएगा, और ये H पॉजिटिव। तो एक तरह से ये है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही, क्योंकि यहां भी क्या बन रखा है, डाइपोल पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां भी क्या बन रखा है, डाइपोल पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो है तो ये भी क्या, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, लेकिन ये नॉर्मल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर। तो क्या बोलते हैं इसको, बताओ, इसको बोलते हैं एच बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या फील करे, अट्रैक्शन। इतना मजबूत बॉन्ड नहीं, मतलब ये बॉन्ड, इससे तो क्या होगा, वीक। इस बॉन्ड से तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होएगा। लेकिन नॉर्मल डाइपोल डाइपोल से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग। आगे आपको इसको क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड। तो ये सारे, तो वाटर में जो आइस होती है, तो आइस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े नहीं होते क्या, बर्फ में क्या मॉलिक्यूल भाई आइस के जुड़ नहीं रहे होते क्या, वाटर मॉलिक्यूल, वो कैसे आपस में जुड़ रहे होते हैं। अब तो गैस फेज में हाई टेम्परेचर पर ये गैस क्यों होता है, वाटर, क्योंकि भाई वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। हमने ठंडा किया तो क्या बन गया, लिक्विड, और ठंडा किया तो क्या हो गया, जो एच बॉन्ड है वो बहुत क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग नहीं है आपको। और क्या हो गया हमारे पास, एच बॉन्डिंग, मतलब क्योंकि थर्मल एनर्जी अब क्या होगी, कम होगी थर्मल एनर्जी, क्योंकि आप टेम्परेचर कम करते हो तो मॉलिक्यूल्स को दूर करने वाली फोर्स क्या होगी, हल्की पड़गी। तो नजदीक लेके आने वाली फोर्स कौन सी है, एच बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल को नजदीक लेके आने वाली फोर्सेस भाई यहाँ पर, उससे क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। आगे आपको ये बेटा बोलो। और आमतौर में आपको बताऊं भाई, ये अच्छा एक बात और, ये इतने हार्ड नहीं होते, क्या ये इतने हार्ड नहीं होते भाई, और ना इनके इतने ज्यादा क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे, देखो ध्यान रखियो, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में क्या होगी, मजबूत, उतना उनको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल, उतना उसको बॉयल करने में क्या लगेगा, ज्यादा एफर्ट। देखो बॉयल करने में या मेल्ट करने में क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल को दूर दूर करना पड़ता है,
तो आप ये बताओ H बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड को मेल्ट करना आसान रहेगा कि डाइपोल डाइपोल वालों को, कि सिंपल नॉन पोलर को? बताओ नॉन पोलर को मेल्ट करना आसान रहेगा क्योंकि वहां पर आपस में मजबूती क्या है? कम है। बॉन्ड की मजबूती वहां पर क्या कम होती होगी? डाइपोल डाइपोल वाले में क्या होता है? थोड़ा मजबूत बॉन्ड होता है, तो वहां पर थोड़ा और एफर्ट लगेगा मॉलिक्यूल को दूर दूर करने में। और H बॉन्डिंग वाले में क्या लगेगा? सबसे ज्यादा एफर्ट। भाई सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स जितना मजबूती से आपस में जुड़ रहे होंगे मेल्ट करने के लिए, मेल्ट करने में दूर करना पड़ता है ना, उतना ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई किसके होंगे? H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उससे कम किसमें होंगे? डाइपोल। और सबसे कम बेटा नॉन पोलर। वेरी गुड, आ गया ना आपको। और आमतौर पर आपको बताऊं भाई, और आमतौर पे बताओ क्या होता है? नहीं आपको, और आमतौर पे क्या होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड? क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ओके, आ गया आपको ये। और ये भी क्या होते हैं? ये भी भाई ब्रिटल ही होते हैं। इनको भी आप कूट पीट के इनके आप क्या नहीं बना सकते, शीट्स वगैरह आप नहीं बना पाओगे। ओके, ठीक है। फिर तो क्या हमारे पास? कोवलेंट सॉलिड। अच्छा, अगर मैं बात करूं हार्डनेस की, तो सबसे हार्ड कौन से होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में? H बॉन्डेड वाले। आ गए ना आपको। उससे कम सॉफ्ट कौन से और कम हार्ड कौन से होंगे? डाई। और सबसे कम हार्ड एंड सॉफ्ट कौन से होंगे? नॉन पोलर। आ गया आपको। तीसरे हमारे पास कौन से भाई? बताओ। कोवलेंट सॉलिड। यहां पर क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहां पर क्या माने जाएंगे? एटम्स। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या माने थे? मॉलिक्यूल्स। ओके, यहां पर आपने क्या माने? कॉन्स्टिट्यूएंट। एटम्स माने कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और कोवलेंट सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में किस तरह के बॉन्ड होते हैं आपस में? कोवलेंट बॉन्ड। क्या होंगे? इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कौन सा? डायमंड। उसमें क्या होता है? एक कार्बन क्या करता है? एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या? तो एक कार्बन क्या करता है? 4 कार्बन से जुड़ रहा होता है। किससे? ये कार्बन फिर क्या होता है आगे? फर्दर 4 कार्बन से। हर कार्बन क्या करे? तो हर एक 4 से जोड़ते जाओ। 3 से इसको और जोड़ दो, 1 से जुड़ रहे 3 से। ये क्या है? 4 से जुड़ रहे, ये किससे जुड़ रहे? 1 से 3 और जोड़ दो। नहीं आपको तो यहां पर क्या बताओ? तो आप कह सकते हो कि डायमंड को आप ये मान सकते हो। देखो आमतौर पर दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अगर 2 एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाए हम क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल। अगर उनमें आयनिक बॉन्ड बने हम उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते। NaCl में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता तो NaCl का मॉलिक्यूल नहीं होता ना। लेकिन CO2 में क्या बनता है? C और O के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल। तो देखा जाए तो डायमंड क्या है? एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर हम कायदे से अगर देखें बेटा तो डायमंड को हम क्या बोलेंगे? एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल, इजंट इट? लेकिन भाई इसको फिर से पढ़ते नहीं मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? एटम। तो इसको आमतौर पर क्या बोलते हैं? कोवलेंट सॉलिड। आगे आपको ठीक है। इसमें कैसे बॉन्ड होंगे? कोवलेंट बॉन्ड। और इसके एग्जांपल कौन से होते हैं? मैं आपको बताऊं भाई, ये बहुत ही ज्यादा और ये भी हार्ड होते हैं। और एक कौन होता है इसका बताओ? ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट भी क्या होता है? कोवलेंट सॉलिड। वो भी क्या होता है? कार्बन से मिलकर बनता है। आमतौर पे कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं? सारे के सारे नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। समझे बात? अगर आप हीरे के टुकड़े को टच करो किससे तो हमको करंट नहीं लगता। ठीक है बात? आमतौर पे कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर, बिजली में से पास नहीं करती। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट एक ऐसा कोवलेंट सॉलिड है जो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक कंडक्ट कर लेता है। नहीं तो अदरवाइज ये सारे क्या होते हैं? या तो नॉन कंडक्टर या क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर। आगे आपको। और इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी डायरेक्शन होती है। ऐसे नहीं होगा कि कोवलेंट बॉन्ड किसी भी दिशा में बन जाएंगे। ये जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए है ना,
ये ऐसे 4 बॉन्ड नहीं बनाया किसी भी दिशा में, ये 4 बॉन्ड क्या होंगे हमेशा ऐसे। यहाँ कौन है, कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ कार्बन है ना, तो इससे फिर 3 और निकाल दो ऐसे कार्बन, इससे 3 और निकाल दो कार्बन, नहीं आपको। मतलब ये सारे एंगल क्या होंगे, 109 डिग्री 109 28 109 डिग्री 28 मिनट 109 28, यानी जितने कार्बन जुड़े, यानी हर कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा ना, वो चारों बॉन्ड क्या होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के ऊपर ही होंगे। आगे आपको ये ठीक है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी ये बहुत हार्ड होते हैं भाई, और इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना भी क्या होता है, काफी मुश्किल होता है। आगे बेटा आपको ये ठीक है, ये पढ़ लियो भाई, ओके। और क्या हमारे पास फिर आखिर में हमारे पास क्या बच गए, अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आपको पढ़ा दिया ना। अब हम पढ़ते हैं मेटालिक सॉलिड्स। क्या आप कहोगे मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, यहाँ बेटा जरूर देखते रहिए, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं भाई, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स होती हैं, मेटल एटम क्या होते हैं, मेटल एटम। फॉर एग्जांपल क्या आपके पास आयरन का टुकड़ा होता है, आयरन का टुकड़ा, वो क्या होता है, एक मेटालिक सॉलिड, ओके। आप कहोगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसके भाई कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, आप एक काम करो, आप सोडियम मेटल ले लो, क्या ले, सोडियम मेटल क्या ले लो आप। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम आपको पता है इसका एटॉमिक मास क्या होता है, बताओ 23, और नंबर क्या होता है 11 होता है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते क्या, लेकिन मैं आपको बताऊं इन 11 इलेक्ट्रॉन में से, अच्छा अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए बेटा, अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या बन जाएगा ये सोडियम 1+। ऐसा क्यों होता है आपको पता होगा ना, क्योंकि सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं इसमें 11 होते हैं। तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, इनका चार्ज क्या होता है +11, इनका क्या होता है -11, तो +11 -11 क्या कर रहा था, बैलेंस। तो सोडियम का एटम क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या रह गया, प्रोटॉन 11 रह गए, इलेक्ट्रॉन क्या रह गए 10। तो 11 प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होगा +11, और 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा -10। तो -10 और +11 जोड़ियो क्या बचा +1, इसीलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर क्या बन जाता है ये सोडियम 1+। पता ना आपको इस चीज का। तो सोडियम एटम में तो क्या होता है 11 इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज ये होता है। लेकिन आप ये मानो अब सोडियम मेटल में क्या होता है, सोडियम एटम होते होंगे ना, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनमें से एक थोड़ा लूजली बाउंड होता है। क्या भाई, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 तो होते हैं सोडियम से मजबूती से बंधे हुए, लेकिन एक क्या होता है हल्का बंधा हुआ। तो आप क्या मान सकते हो, ये मान लिया सोडियम मेटल है, सोडियम, और यहां कोई सोडियम का एटम है, और यहां कोई सोडियम का एटम है, और यहां कोई सोडियम का एटम है, यहां भी क्या है सोडियम के एटम है, सोडियम के ये नहीं बेटा आपको ये। लेकिन इस सोडियम के एटम के पास क्या है, इसके पास 11 प्रोटॉन, 11 क्या है इलेक्ट्रॉन। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या सोडियम एटम को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने भाई अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि अलग ये कमजोर धागे से बंधा होता है, ये इतना मजबूत से बंधा नहीं होता। तो होता क्या है, आप सोडियम एटम को ऐसे तोड़ के लिख सकते हो कि सोडियम आयन +1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन +1 जोड़ियो क्या बन जाएगा वापस सोडियम बन जाएगा ना, नहीं आपको। तो हर एक सोडियम को ऐसे लिखो, सोडियम आयन +1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। आगे आपको बताइए, मैंने सोडियम एटम को तोड़ के लिख दिया जस्ट समझाने के लिए। आपने पढ़ा नहीं क्या रही में, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप बोहर मॉडल पढ़ोगे ना तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है 281, समझे बात। तो ये दो क्या होते हैं मजबूती से बंधे होते हैं, ये 8 भी क्या होते हैं, ये एक क्या होता है लूज बंधा होता है। तो ये हाँ ठीक है बात, तो ये आसानी से घूम सकता है। तो इस सोडियम आयन को आप क्या बोल दो कर्नेल, क्या बोल दो इसको
करने, तो मैं क्या मान सकता हूं कि मेटेलिक सिस्टम को मैं कैसे समझ सकता हूं कि क्या कैसे होते हैं मेटेलिक सिस्टम, बताओ। कि सोडियम आयन के बीच में कौन फैल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम आयन तो अपनी जगह पे क्या है, फिक्स। सोडियम आयन तो मूव नहीं करती, वो तो अपनी जगह पे क्या है, बंधी हुई है बिल्कुल। लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि देखो एक सोडियम एटम से बना है नहीं, ये 1+ और एक इलेक्ट्रॉन। बेटा क्या सोडियम एटम को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मैं इसको तोड़ के लिख दूं कि सोडियम आयन, इसे कोई ना लेके जाएगा तो इसके साथ रहेगा ये। क्लोरीन आ जाए तो इसको तोड़ दे जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन ना आए तो ये कहां रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ही रहेगा ना। तो मैंने क्या बोल दिया, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम आयन तो क्या है, उस लैटिस में अपनी जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ये है आसानी से घूम सकते हैं इसके पूरे मेटल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन का सागर। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि जैसे सागर में टापू नहीं होते, वैसे आप क्या मान सकते हो, इलेक्ट्रॉन का समंदर है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, और उसमें जगह जगह टापू की जगह कौन बैठे, Na आयन। बात आपको पहले पड़ेगी। अब आप फर्ज करो एक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जब दो सोडियम आयन के बीच में आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, सोडियम आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव। दोनों को बांधने ट्राई नहीं करेगा क्या, इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, मेटेलिक बॉन्ड। आगे आपको तुम क्या बोलेंगे, तो मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, कर्नेल्स। और इस आयन को क्या बोल देते हैं, कर्नेल, और इसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कर्नेल्स, और उनको बांध के कौन रखता है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अगर वो दो पॉजिटिव आयन के बीच में पहुंच गया तो दोनों को नहीं खींचा क्या, जैसे एक हाथ से इसको बांध लिया, एक हाथ से इसको पकड़ लिया, तो दोनों आयन क्या होगी, एक मजबूती आपस में जोड़ फील नहीं करेंगे क्या, मजबूत जोड़, इसे बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। अब तो जितने ज्यादा क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना मजबूत क्या होना चाहिए, जिसमें ज्यादा क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा बॉन्डिंग होगी। भाई सिंपल सी बात है, नहीं बेटा आपको। तो मेटेलिक बॉन्ड किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम में एक ही होता है ना इलेक्ट्रॉन, सोडियम में क्या होता है, एक होता, 2 8 1। तो सिर्फ सोडियम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इतना मजबूती से बंध नहीं पाते, इसलिए सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉलिड वाले सॉफ्ट होता है। अब आयरन क्या होता है, आयरन में ज्यादा क्या होता है, अगर आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना आयरन का या कॉपर का, वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वहां पर मेटेलिक बॉन्ड क्या बनते हैं, स्ट्रोंगर हो गए, तो क्या होगा वो ज्यादा हार्ड। तो आप ये देख सकते हो भाई, जितना स्ट्रॉन्ग क्या होगा मेटेलिक बॉन्ड, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड उतना वो चीज क्या हो जाएगी, हार्ड। नहीं बेटा कोई, इसीलिए समझा बात। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स। नहीं आपको ये, ओके ठीक है, शाबाश। अच्छा आपको बताऊं भाई, आमतौर क्या बेटा, कई बार ये कंपेयर भी होते हैं। कई मेटेलिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होते हैं, और कई कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते बेटा। कोवलेंट बॉन्ड कोई एक थोड़ी ना होता है, आयरन में अलग तरह का होता है। आप आगे पढ़ोगे, कोवलेंट बॉन्ड की भी अलग अलग क्या होती है मजबूती। हम सोचते हैं कि सारे कोवलेंट बॉन्ड एक से मजबूत ना, सारे कोवलेंट बॉन्ड भाई एक से मजबूत ना होते। H2 में भी क्या है कोवलेंट बॉन्ड, और HCl में भी है, और Cl2 में भी, लेकिन उनकी मजबूती क्या होती है, अलग अलग। लेकिन आप कह सकते हो कंपेरेबल है यहाँ पर, समझे बात। तो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से मेटल भी क्या होती है, हार्ड होती है। आगे आपको ये, ओके नहीं बेटा आपको नहीं बात आपको पहले पढ़ रही। अच्छा, और इसमें मैं आपको बताऊं भाई, उनकी मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मैं आपको, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन से फ्री घूमने के लिए, तो ये सॉलिड फेज में भी क्या करेंगे, क्या करें, करंट कैरी कर सकते हैं। करंट कब बहता है, जब आप किसी चीज से नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगा दो बैटरी की,
तो अगर चार्ज उसके अंदर फ्लो करने लग जाए तो करंट होता है ना, तो यहाँ पर करंट होएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन से फ्लो कर सकते हैं। आगे आपको ये इसीलिए क्या होता है, आप देखो जितने तार वगैरह होते हैं सब क्या होते हैं, कंडक्टर, सब क्या होते हैं हमारे पास भाई। इसका एक डिटेल्ड मैकेनिज्म भी होता है, वो आपको पढ़ाएंगे आगे, फिलहाल आपको इतना डिटेल्ड जाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, और बताओ भाई, और इनके अंदर मैं आपको बताऊं, इनके अंदर और भी कई प्रॉपर्टी होती है। मेटालिक सॉलिड्स को आप पीट पीट के उनकी शीट्स बना सकते हो। आप किसी ग्रेफाइट को थोड़े से मारते हो टूट जाएगा, आप किसी लोहे के टुकड़े को पीटोगे ना तो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, वो पतला होता होता क्या हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आप चांदी का नहीं पढ़ते हो, चांदी का जो वर्क होता है जो मिठाई पर लगाता है, वो क्या वैसे ही बनाते हैं। चांदी के टुकड़े को इतना ज्यादा पीटते उससे क्या बन जाएगी, बहुत पतली शीट बन जाती है। उस पतली शीट को फिर भाई मिठाई के ऊपर लगा देते हैं। आगे आपको ये, और मैं आपको बताऊं भाई, जो मेटालिक सॉलिड्स हैं उनको आप पीट, उनमें से नहीं आप वे डक्टाइल भी होते हैं, आप तार निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, और ये भी काफी क्या होती है, हार्ड, इनका मेल्टिंग पॉइंट का काफी हार्ड हाई होता है। अब बताओ, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, आइस, डायमंड, NaCl, Pb। भाई लेड तो ये तो क्या है, मेटालिक सॉलिड, NaCl भी क्या है, आयनिक सॉलिड, आयन होती है यहाँ पर। डायमंड क्या है, कोवलेंट सॉलिड। बचा कौन, आइस। आइस में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल, तो क्या है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट इज फॉल्स, ग्रेफाइट के बारे में कौन सी बात गलत है। ग्रेफाइट इज ए कोवलेंट सॉलिड, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल भाई, क्योंकि आमतौर पे कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है बताओ। ग्रेफाइट इज एन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन। बिल्कुल, ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म होती है भाई, कंपाउंड नहीं होता, क्योंकि ग्रेफाइट कितने तरह के एटम से मिलकर बनता है, एक तरह के एटम से, कार्बन से। आगे आपको, और आखिर में क्या बताओ, ये तीन तो ठीक है, बताओ फॉल्स पूछा ना, ग्रेफाइट इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है भाई। तो कौन सा, यहाँ पर डी कर लियो, ये बड़ा टाइप मिस्टेक आ गया आपको ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों क्या है ठीक है। आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।